कंपटीशन कैंपस फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड हिस्ट्री पार्ट 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, तो पेशेंस के साथ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। काफी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और कमेंट्स करना हरगिज ना भूलें। आप जितना अधिक लाइक, कमेंट्स और शेयर करेंगे उतना अधिक हमें मोटिवेशन मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड कर पाएंगे। स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा। पहली बात, यदि आपको वीडियो क्लियर न दिखाई देता हो तो आप वीडियो के राइट कॉर्नर पे 3 डॉट पे क्लिक करिए, वहां से आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा करके देख सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो का स्पीड भी बढ़ा करके देख सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप कंप्लीट समझना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां झारखंड जीएस में झारखंड हिस्ट्री वाला टॉपिक पहले देख लीजिए, पहले का पार्ट, तो आपको फिर पूरी तरह से समझ में आएगा। तीसरी बात, आप नोट्स जरूर पढ़ लीजिएगा, हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं। बाय द वे, वीडियो में कुछ मिस हो जाए तो नोट से कवर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पलामू, इसका पुराना नाम क्या है? पालुनगढ़। पलामू क्षेत्र में 2 वंशों का शासन रहा है, एक आपका रक्सेल वंश और एक आपका चेरो वंश। याद करिए, जब हम लोग पढ़े थे छोटा नागपुर का नागवंशी शासक, तो वहां पर आपका छोटा नागपुर का नागवंशी शासक भीमकर्ण, इनके समय में सुरगुजा छत्तीसगढ़ में पड़ता है, यहाँ के रक्सेल राजा ने छोटा नागपुर पे आक्रमण किया था, लेकिन हार हुई थी। दैट मीन्स रक्सेलों की हार हुई थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है आपका रक्सेल जो है झारखंड में अपना शासन, अपना राज स्थापित करने में सफल रहे। ध्यान रखेंगे, रक्सेलों की 2 शाखा थी, 2 ब्रांच थी, 2 ग्रुप थी। एक आपका देवगन में आकर के बसा था और दूसरा आपका कुंडेलवा में आकर के बसा था। ये दोनों ही पलामू जिला में पड़ता है, ठीक है। और ध्यान रखेंगे, इन रक्सेलों को हटा करके पलामू में एक नया वंश आया, जिसको हम लोग कहते हैं चेरो वंश। इस चेरो वंश के शुरुआती इतिहास की जानकारी हमें उपलब्ध है नहीं। हमें जानकारी जो कुछ भी उपलब्ध है वो मुगल काल से उपलब्ध है। और पहली जो हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है जिस चेरो राजा के बारे में, वो है महारथ चेरो। ये शेरशाह सूरी के समकालीन था। उसके बाद आपका भगवंत राय, ये अकबर का समकालीन था। और ध्यान रखेंगे, भगवंत राय ने ही स्वतंत्र चेरो वंश की स्थापना की थी। अंतिम रक्सेल शासक था मान सिंह, इन्हीं को हटा करके भगवंत राय ने स्वतंत्र चेरो वंश की स्थापना की। ध्यान रखिएगा, भगवंत राय के पहले भी कई शासक हुए, लेकिन स्वतंत्र राजवंश की स्थापना इन्होंने की। किसको हटा करके? मान सिंह को हटा करके। इसलिए आप कई बुक में पढ़े होंगे कि जो भगवंत राय हैं, इन्हें चेरो वंश का संस्थापक माना जाता है। अब हमें थोड़ा सा मुगल काल के बारे में जानना होगा। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। मुगल काल की शुरुआत होती है 1526 ईस्वी में, और जो अंतिम शक्तिशाली शासक था औरंगजेब, इसकी मृत्यु हो गई 1707 ईस्वी में। 26 से लेकर के 1707, ये वाला जो कालखंड है ये आपका मुगल काल कहलाता है। और औरंगजेब की मृत्यु से लेकर के 1857 ईस्वी का जो कालखंड है ये आपका उत्तर मुगल काल कहलाता है। उत्तर मुगल काल के जो मुगल शासक हुआ करते थे वो कमजोर थे। अंतिम शक्तिशाली शासक औरंगजेब को माना जाता है। पहला जो शासक है वो आपका बाबर, दूसरा आपका हुमायूं का शासनकाल 1530 से लेकर के 40, और फिर 1555 से लेकर के 56। ये बीच का जो समय है, 40 से लेकर के 55 का बीच का जो समय है, इस समय दिल्ली में सूरी वंश शासन कर रहा था, जिसके नेता थे शेरशाह सूरी। इन्होंने ही जो है वो हुमायूं को मार के भगाया भारत के बाहर, और दिल्ली में जो है एक नया वंश सूरी वंश का स्थापना किया। ध्यान रखेंगे, ये अफगान था, दैट मीन्स अफगानिस्तान का था। इसी के समय में जो है पलामू क्षेत्र में शासन कौन कर रहा था? महारथ चेरो। ध्यान रखेंगे, ये महारथ चेरो करता क्या था? तो जो शेरशाह सूरी का काफिला हुआ करता था ना, उसको लूट लेता था। इसके जो काफिले में हाथी या बाकी जो चीजें हुआ करती थी उसको ये लूट लेता था। शेरशाह सूरी ने परेशान होकर के अपने सेनापति खवास खां को भेजा महारथ चेरो के खिलाफ आक्रमण करने के लिए। खवास खां ने आकर के जो है वो महारथ चेरो को पराजित किया और एक बहुत ही कीमती, जिसको कहते हैं श्याम सुंदर नाम का सफेद हाथी, वो प्राप्त किया। ध्यान रखेंगे, ये हाथी इतना मूल्यवान क्यों था? तो वो हाथी की खासियत ये थी कि जब वो हाथी मस्त हो जाता था, पूरा अपने जोश में आ जाता था, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता था। तो जो आपका महारथ चेरो के पास था वो हाथी, वो छीन लिया किसने? ख्वास खान ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आपका अकबर। तो अकबर का शासनकाल ये है, और उस समय चेरो राजा था कौन? भगवंत राय। ध्यान रखिएगा, इसने ही स्वतंत्र चेरो राजवंश की स्थापना की थी। इससे पहले भी कई चेरो राजा हुए, लेकिन जो नया राज, स्वतंत्र राज्य की स्थापना, वो भगवंत राय ने की थी। हम आपको कुछ देर पहले बता चुके हैं, अंतिम रक्सेल शासक कौन था? मान सिंह। उसी को हटा करके नया राजवंश, चेरो राजवंश का स्थापना किसने किया? भगवंत राय ने। ध्यान रखेंगे, जो अकबर के सेनापति थे ना, उनका भी नाम मानसिंह था, और अंतिम रक्सेल शासक का नाम भी मानसिंह है। ध्यान रखेंगे, अलग अलग आदमी है। ये अकबर के सेनापति का भी नाम मानसिंह है। इसने क्या किया? तो इसने जो है वो आपका भगवंत राय पे आक्रमण किया, और आक्रमण करके भगवंत राय को अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। बोला कि आप मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लीजिए।
ध्यान रखेंगे। फिर आपका मान सिंह ने क्या किया, तो पूरा लूटा खजाने को, और आपका 54 हाथी और लूट का बाकी सामान वो आपका अकबर को भेज दिया, और अंततः जो आपका भगवंत राय इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखेंगे भगवंत राय के बाद जो शासक बने वो थे आपका अनंत राय। विशेष कोई घटना है नहीं इसके समय में। नेक्स्ट शासक चले जाएंगे तो आपका सहबल राय, ये जहांगीर का समकालीन था। जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी। ये सहबल राय एक शक्तिशाली शासक था। इसने अपने राज्य का विस्तार किया और चौपारण हजारीबाग में पड़ता है, यहाँ तक अपना राज्य क्षेत्र का विस्तार कर लिया था। और यहाँ से जीटी रोड जाता है, जानते होंगे, सुने होंगे सभी लोग। इस जीटी रोड का पुराना नाम है सड़क-ए-आजम। तो यहाँ से जो मुगल काफिला गुजरता था ना, उस मुगल काफिले को ये लूट लेता था। कौन? सहबल राय। इससे परेशान होकर जहांगीर ने आदेश दिया कि सहबल राय को पकड़ करके मुगल दरबार में पेश किया जाए, और ऐसा ही किया गया। और जब इसे मुगल दरबार में पेश किया गया तो वहां पर जहांगीर ने जो है वो आपका भूखे शेर के साथ इसको लड़ाया। आप सोच करके देख लीजिए, भूखे शेर के साथ कोई आदमी लड़ने के लिए जाएगा तो क्या होगा? मारा गया, बाघ इसको जो है वो खा गया। इस तरह से जो आपका सहबल राय का खात्मा हो गया, अंत हो गया। अब देखिए, सहबल राय के बाद पलामू का राजा बना प्रताप राय। ये शाहजहां का समकालीन है। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना की बात करेंगे तो एक तो आपका है पलामू के पुराने किले का निर्माण किया गया। ध्यान रखेंगे, पलामू में 2 किले हैं, एक पुराना किला और नया किला। और यहाँ निर्माण किसका हुआ? तो पुराने किले का। दूसरा बात यहाँ पर है क्या कि इसके समय में कई बार मुगलों का आक्रमण हुआ। रीजन क्या था? तो देखिए 1632 ईस्वी में हुआ क्या, तो पलामू क्षेत्र को मुगल सूबेदार अब्दुल्ला खां के अधीन कर दिया गया। ये जो है आपका बिहार के सूबेदार हुआ करते थे। सूबेदार मैंने गवर्नर समझना है। और दूसरी बात क्या हुई, तो टैक्स की जो राशि है वो 1,36,000 निर्धारित कर दिया। दैट मीन्स 1,36,000 आपको सालाना देना है, और इसमें लगातार वृद्धि होते रहता था। अब जो है प्रताप राय पूरा परेशान हो गए और बोले कि हम टैक्स ही नहीं देंगे। और जब टैक्स देना इन्होंने बंद कर दिया तो फिर जो है शाइस्ता खां को जो है बिहार का सूबेदार बनाया गया। और शाहजहां बोला कि जा करके देखो, थोड़ा सा प्रताप राय को खबर लो क्या हो गया है उसको। 1641 ईस्वी में शाइस्ता खां ने आक्रमण कर दिया और पूरा मारकाट मचाया। जब वो पलामू किला के नजदीक आ गया तो जो प्रताप राय है वो काफी भयभीत हो गए और उन्होंने जो है वो संधि का प्रस्ताव भेजा। और ध्यान रखेंगे, इन्होंने कहा कि हम 80,000 देंगे सालाना और पटना में हाजिरी लगाएंगे हर साल। 1641 में ये पैसा इन्होंने दे दिया, लेकिन 1642 में इन्होंने ये पैसा नहीं दिया। तो फिर 1643 में क्या हुआ, तो इतिकाद खां को जो है बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। इतिकाद खां, और इतिकाद खां ने अपने सेनापति जबरदस्त खां, नाम देख रहे हैं, जबरदस्त खां था भी जबरदस्त, इनको भेजा जो है वो पलामू पे आक्रमण करने के। मुगलों की विशाल सेना देखकर इसका हक्की बक्की बंद हो गया और इसने तुरंत संधि का प्रस्ताव भेज दिया। इस संधि में बोला कि तत्काल में हम आपको 1 लाख पैसा देंगे, एक हाथी भी देंगे, पटना भी जाएंगे, और जो कहिएगा सो मानेंगे। और ध्यान रखेंगे 1644 ईस्वी में हुआ क्या, तो जो बिहार के सूबेदार थे इतिकाद खां, इसी के सिफारिश पर शाहजहां ने इसे 1,000 रुपया का मनसब प्रदान किया। ये मनसब क्या है हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, बस यहाँ पर आप केवल समझ लीजिए, एक तरह से यहाँ पर समझौता हो गया। 1,000 रुपया का मनसब प्रदान किया गया प्रताप राय को। प्रताप राय बोला कि हम 1 करोड़ सालाना टैक्स की राशि देंगे। ये 2 चीजें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखिएगा, जो शाहजहां के पुत्र थे उसमें उत्तराधिकार की लड़ाई हुई थी जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ था। तो जब शाहजहां के पुत्र में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू होने वाला था, उसे कुछ दिन पहले प्रताप राय की मृत्यु हो गई। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका राजा बना वो आपका भूपाल राय, जो कि कुछ महीने के लिए ही राज किया। उसके बाद आपका आया मेदिनी राय, जिसने 1658 से लेकर के 1674 ईस्वी तक राज किया। ये औरंगजेब का समकालीन है। औरंगजेब का आप शासनकाल देख सकते हैं 1658 से लेकर के 1707। इसके समय की यदि महत्वपूर्ण घटना की बात करेंगे तो सबसे बड़ी घटना में से एक है, नागवंशी राजा रघुनाथ सिंह पर आक्रमण किया मेदिनी राय ने, और आक्रमण करके जो इसकी राजधानी थी डोईसा उसको पूरा लूटा। और लूट में एक आपका पत्थर का बहुत बड़ा दरवाजा भी शामिल था। उस दरवाजे को मेदिनी राय ने क्या किया, तो अपने नवनिर्मित किले, पलामू का नवनिर्मित किला में वहां ले जाकर के स्थापित किया। वो जो दरवाजा है उसे हम लोग नागपुरी दरवाजा के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्या ध्यान रखना है कि जो मेदिनी राय है इसने नागवंशी राजा रघुनाथ सिंह पर आक्रमण किया और एक विशाल दरवाजा हासिल किया जिसको नागपुरी दरवाजा कहते हैं। और वो जो नागपुरी दरवाजा है उसको कहाँ स्थापित कराया, तो पलामू के नवनिर्मित किले में। ध्यान रखेंगे, पलामू में 2 किले हैं, एक किला पहले बना था और इसने नवनिर्मित किला का निर्माण कर। दूसरी बात, इसने मुगलों को टैक्स देना बंद कर दिया, और न ही केवल टैक्स देना बंद किया बल्कि अगल बगल जो मुगल प्रदेश थे ना उसको लूटना भी शुरू कर दिया। तो औरंगजेब ने बिहार के मुगल सूबेदार दाऊद खां को आक्रमण करने का आदेश दिया।
23 अप्रैल 1660 ईस्वी को दाऊद खां चला पटना से और सबसे पहले आपका कोठी और कुंदा के किले पर कब्जा कर लिया। ध्यान रखेंगे जो कुंदा का किला है ये चुन राय के अधीन था, जो कि मेदिनी राय के ही अंडर में था। ध्यान रखेंगे चुन राय को जो है वो इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए विवश किया और मजबूरी में इसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। मेदिनी राय को काफी बुरा लगा, फिर मेदिनी राय ने इसकी हत्या करा दी। इसके बाद जो है दाऊद खां वो पलामू की तरफ बढ़ा। मेदिनी राय ने अपने मंत्री सूरज सिंह के माध्यम से संधि का प्रस्ताव भेजा। दाऊद खां बोला हम कुछ भी नहीं करेंगे, औरंगजेब जो कहेंगे वही होगा। फिर औरंगजेब का उधर से ऑर्डर आया कि मेदिनी राय तुमको इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा और टैक्स भी देना पड़ेगा। इसी बीच हुआ क्या, तो मेदिनी राय के कुछ लोगों ने मुगल काफिले पर हमला कर दिया। फिर आपका युद्ध छिड़ गया। मेदिनी राय सबसे पहले क्या किया, तो कुछ कीमती सामान दे करके जो बच्चे थे और जो महिलाएं थी उसको जंगल की तरफ भेज दिया और खुद जो है वो युद्ध की तैयारी में लग गया। पूरी तैयारी के साथ, पूरी बहादुरी के साथ लड़े, लेकिन मुगल सेना के सामने ये टिक नहीं पाए। अंततः जो है वो आपका पलामू पर दाऊद खां का आक्रमण हो गया और जो पलामू का नवनिर्मित किला था यहाँ पर दाऊद खां कुछ दिन तक रहा। दाऊद खां ने यहाँ पे एक मस्जिद का भी निर्माण कराया है। दाऊद खां कुछ दिन रहने के बाद मनकली खां को पलामू का जो है वो फौजदार नियुक्त कर दिया, एक तरह से एसपी टाइप का समझ सकते हैं। और दाऊद खां जो है दोबारा पटना चला गया। ठीक है, 1666 ईस्वी में मनकली खां को पलामू से हटा दिया गया। ठीक उसी समय मेदिनी राय को मौका मिल गया। मेदिनी राय आए और दोबारा अपना राज्य जो है वो हथिया लिया। और इसके बाद जो है मेदिनी राय ने जो काम किया, जो आर्थिक समृद्धि की, उसके कारण मेदिनी राय का शासनकाल चेरो वंश का स्वर्णकाल कहलाता है। इसने कृषि पर बहुत ज्यादा फोकस किया और पलामू को जो है वो अत्यंत ही शक्तिशाली और अत्यंत ही समृद्ध राज्य बना दिया। ठीक है, और इसकी मृत्यु के बाद जो है वो चेरो वंश का पतन शुरू हो गया। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण शासक हुआ है रणजीत राय, 1719 से लेकर के 1722 ईस्वी। इसी के समय में जो है वो नागवंशी राजा यदुनाथ शाह पर आक्रमण किया गया और टोरी पर जो है वो कब्जा कर लिया। और कुछ विशेष है नहीं, नोट से आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।